Hello everyone. In today's class, we will discuss about the topic word sums of quadratic equation. और ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक का आई थिंक 3 या 4 सीरीज रहने वाला है, 3 या 4 लेक्चर होंगे, ठीक है, जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका डर है कि वर्ड सम का इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो इक्वेशन फॉर्म करना ही है। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म करना सीख लिया तो 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तुम्हारा मेन टारगेट यही रहेगा कि इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाता है जी, ठीक है। सो प्लीज बी कंटिन्यू टिल द लास्ट, ओके। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप ये सारा सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो वर्ड सम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये आप खुद ही मुझे बोलोगे, यू विल रियलाइज दैट कि जब आपने सारा सीरीज देख लिया है तो आपको डिफरेंस खुद ही दिख जाएगा जी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट का होता है। हमें पता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, हम बी एक्स को स्प्लिट करते हैं जी। तो बी एक्स को स्प्लिट कैसे किया जाता है, दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर इंटू सी को आप मल्टीप्लाई करो, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं, है ना। फिर इसके जो भी फैक्टर्स आते हैं उसको इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि प्लस या माइनस करने के बाद उसको इस तरह अरेंज किया जाता है ताकि प्लस या माइनस करने के बाद बी एक्स का टर्म अपने को मिल जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा। उसके बाद साथ में मुझे ये भी चेक करना होता है कि देखो ये जो आपने स्प्लिट किया है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये ये भी मैच करना चाहिए, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं साइन भी मैच करना चाहिए। तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो वैसे तो ये सारे बच्चे को क्लियर होगा, बट फिर भी एक बार अपन देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो क्लास 8th में ही अपन फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं जी, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज फोकस, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है जी, -6 है और यहाँ 1 है जी, तो हम 6 इंटू 1 कितना होता है 6, 6 को फैक्टराइज करेंगे, 2 3 जा 6, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, क्या प्लस 3x माइनस 2x प्लस x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्रॉस चेक करो ये जी मल्टीप्लाई करके, जब 3x और माइनस 2x को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर आएगा। इसको चेक करो, जब एक्स स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है बताओ, -6 एक्स स्क्वायर आता है। समझ गए। अगर ये दोनों ही चीज फुलफिल कर रहा है कि प्लस या माइनस करने के बाद ये आ चुका और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों रिजल्ट भी मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपने सही किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दैट्स वाई ये आपके लिए जानना जरूरी था, ठीक है। फिर आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो इसको जी। चलो मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे x अगर आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3, ठीक है, फिर -2 कॉमन होगा यहाँ पे, तो x प्लस 3 यहाँ भी आएगा इज इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो एक बार x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, और एक बार x की वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है यहाँ तक, ओके। इसका सॉल्व करने के एक और भी तरीका है जी, जैसे याद करो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं अपन, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a होता है, ठीक है। जहां पे डी का वैल्यू कितना होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो दो रूट्स यहां से निकल के आते हैं, अल्फा में प्लस लेके चलोगे बीटा में माइनस लेके चलते हैं, इस तरह से दो रूट आपका फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28, और उसका रेसिप्रोकल जो है उसका डिफरेंस 3/28 गिवन है। तो फाइंड द नंबर्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, हम एक्स एंड वाई मान लिए। अब यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा कि एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस 3 है और ये डिफरेंस पॉजिटिव है। तो भाई डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है, जब आप लार्जर में से स्मॉल स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हो, है ना। जैसे 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट अगर आपने स्मॉलर से लार्जर को सब्ट्रैक्ट किया है तो आंसर नेगेटिव आता है ना। क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है, डिफरेंस पॉजिटिव है, दैट मीन्स लार्जर माइनस स्मॉलर ही किया होगा, ठीक है ना। तो सपोज दैट x इज ग्रेटर देन y, क्या मानते हैं अपन, जो x है वो बड़ा है किससे, y से बड़ा है। तो एक इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है,
उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखो सॉल्व इक्वेशन अगर बन गया ना, फिर सॉल्व करना दिक्कत नहीं है, वो कर लोगे आप। तो बस फॉर्म करना ही सीखना है अपने को, ठीक है। अब उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 3/28 है। अब बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, पता है गलती क्या होता है कि बच्चे 1/x माइनस 1/y कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3/28, और यही गलत हो जाता है। यही हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये x लार्ज है तो जब रेसिप्रोकल करोगे ना तो x छोटा हो जाता है। कैसे? समझो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई नंबर 1000 है और ये नंबर मान लो 10 है, तो 1000 ग्रेटर है। अगर मैं 1/1000 करता हूँ और यहाँ 1/10 करता हूँ, तो पता है 1/10 ग्रेटर होगा। चेक कर लो, ये 0.1 है, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करोगे तो 0.001 हो जाएगा। अब बताओ, ये बड़ा है ना, 0.1 वाला बड़ा है जी। तो अगर ये नंबर एक्चुअली बड़ा था तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये छोटा हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू चूंकि 1 में डिवाइड करोगे 1000 से, तो ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ऐसे भी देखो। अगर हम 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करें और 1 को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो भाई ये वाला पार्ट काफी छोटा होगा ना, ये पार्ट रिलेटिवली बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेसिप्रोकल का डिफरेंस गिवन है। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो आपका नंबर जो छोटा था ना, ये y, ये हो जाएगा बड़ा। तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 3/28। बस बन गया इक्वेशन, है ना। अब वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे जी। देखो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, y इंटू एक्स होगा, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/28, ठीक है जी यहाँ तक। अब x माइनस वाई का वैल्यू चूंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ ही है जी, है ना, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3/28। अब आप देखोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है यहाँ पे, है ना। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन के आ चुका है इसके बाद? y इंटू एक्स या x इंटू वाई लिखो, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 28 है। क्या मैं x को 3 प्लस वाई लिख सकता हूँ? जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या मैं x को 3 प्लस वाई लिख सकता हूँ? चलो पुट कर लेते हैं जी। x को लिखता हूँ 3 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जी अपन। दैट मीन्स पहले तो ऑपरेट करो, 3 इंटू वाई कितना होगा? 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 होगा। अरेंज कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब जब फैक्टराइज करोगे 7 4 जा 28, और 7 एंड 4 के हेल्प से 3 आ जाएगा, प्लस 7y माइनस 3y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y कॉमन लीजिए आप, तो y प्लस 7 माइनस 3 y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखोगे आप तो y प्लस 7 दोनों के पास कॉमन है, इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो y प्लस 7 का वैल्यू 0 रहा होगा, या फिर y माइनस 3 का वैल्यू 0 रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू माइनस 7 आएगा और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस 7 चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन है टू नेचुरल नंबर्स बोला है, क्या बोला है? टू नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स नेगेटिव होता है क्या? तो ये वैल्यू नहीं होगा जी, ये अपन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। जब y आपको मिल चुका तो x फाइंड कर सकते हो, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है? 3 है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई है, तो अपने को पता है 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो मेन कौन सा, देखो ये वाला पार्ट आप फिर भी कर लोगे, सॉल्व करने वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो फोकस आपको भी ध्यान रखना है वो इक्वेशन फॉर्म करने में। तो जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन ही मैंने अच्छे लिए हैं, ठीक है। तो पहले खुद अटेम्प्ट करना, दैट मीन्स आप वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद अटेम्प्ट करो, देन सॉल्यूशन देखना है आपको, ठीक है। ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे इस चीज को, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है। हमें कह रहा है कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड करना है कि सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ताकि लार्जर पार्ट को ट्वाइस करो, और ये जो एक्सीड्स मतलब होता है ज्यादा हो जाना, ताकि लार्जर पार्ट को ट्वाइस करने के बाद ये ज्यादा हो रहा है किससे? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 160। पता नहीं क्या ही कह रहा है क्वेश्चन, चलो देखते हैं, ठीक है। पहले खुद अटेम्प्ट करना है पॉज करके,
फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। देखो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी, या तो स्मॉलर लार्जर करके मान लेते हैं ना, तो मान लेते हैं लेट द लार्जर पार्ट बी, लेट द लार्जर पार्ट बी कितना है, x है, ठीक है। देन तो स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा बताना, देन स्मॉलर पार्ट बी 16 माइनस एक्स होगा, बताओ। अगर हमने लार्जर पार्ट को x माना तो क्या हमारा स्मॉलर पार्ट 16 माइनस एक्स होगा, बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, यहां तक क्लियर है ना, कि हमें 16 को दो पार्ट्स में बांटना है, तो एक x दूसरा 16 माइनस एक्स। जैसे आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, कुछ किसी को x चॉकलेट किसी को दे दिया, तो 10 माइनस एक्स ही बचेगा ना आपके पास, है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। अब हमसे कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, चलो लार्जर पार्ट को ट्वाइस करने कह रहे हैं, तो कर लेते हैं। देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट का पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर क्या करना है, ट्वाइस, कर लिया, ओके। अब कह रहा है एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, भाई किससे ज्यादा है चलो नहीं पता, पहले अपन स्मॉलर पार्ट में क्या करने कह रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो यहाँ इक्वेट करो, स्मॉलर पार्ट अपना क्या था 16 माइनस एक्स था, इसको भी स्क्वायर करने कह रहा है, कर दो। अब हमसे कह रहा है कि ये जो लार्जर पार्ट का स्क्वायर करने के बाद जो ट्वाइस किया था ना, ये ज्यादा है भाई, क्या कह रहा है, ये एक्सीड्स, दैट मींस ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 164 ज्यादा है। अब एक बात बताओ, ये तो लार्जर वैल्यू था और ये स्मॉलर वैल्यू था, क्या ये कभी इक्वल होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ लार्जर पहले से लार्जर था, स्क्वायर करके तुम डबल भी कर दिए, तो ये वैल्यू क्या है, बड़ा हो जाएगा और ये छोटा है। अब सोचो ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो इक्वल कब होगा, जब स्मॉल में कुछ अपन ऐड कर दें, अगर यहाँ कुछ ऐड कर ले अपन, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा ना, जैसे मान लो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 7 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू जो है ना वो 3 ज्यादा है, मतलब 3 यहाँ ऐड करेंगे, तो हमेशा जो स्मॉल वैल्यू होता है उसमें ऐड करना होता है, या मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, यानी कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए होता है ना, तो स्मॉलर वैल्यू में ही मल्टीप्लाई करेंगे, या कुछ ऐड करने का है तो स्मॉलर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ये 164 ऐड कर लिया, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, दैट मीन्स अगर आपने क्वेश्चन डायरेक्ट ही समझ लिया कि भाई देखो लार्जर पार्ट जो है वो एक्सीड्स कर रहा है किससे, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से 164, दैट मीन्स लार्जर में से अगर ये माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी, कि मतलब इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 164 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप जैसा चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। ये पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। ये 2x स्क्वायर है, 16 a माइनस बी को होल स्क्वायर पे जाएगा, 16 के स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, राइट, एंड प्लस 164 होगा। तो क्या 2x स्क्वायर इधर है, या मैं इधर एक्स स्क्वायर को ले आऊं, प्लस 32x हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 256 प्लस 164, तो ये हो जाएगा आपका 420, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस 420 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 42 इंटू 10 से काम बन जाएगा अपना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, फैक्टराइज करना आता है, क्योंकि ये क्लास 8 में भी देखा था, 9 में भी सीखा है अपन ने। बट फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि हाँ मुझे फैक्टराइजेशन भी सिखा दो। फिर देखो इसमें x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 42, फिर यहाँ पे माइनस 10 कॉमन लोगे आप, तो x प्लस 42 यहाँ भी कॉमन आएगा जी, है ना। अब देखोगे आप तो x प्लस 42 दोनों के पास है, इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो एक बार x प्लस 42 इसकी वैल्यू 0 रहा होगा, या फिर x माइनस 10 की वैल्यू 0 रहा होगा, है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 42, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा जी। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे, ये तो वैल्यू लेके चलेंगे नहीं अपन, ठीक है।
तो अगर x की वैल्यू 10 है तो हमें पता है x क्या था अपना, लार्जर था, तो अपने को पता है कि जो लार्जर वैल्यू है वो कितना है, 10 है। तो स्मॉलर कितना हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 10 यानी 6। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। देखो, अ 2 डिजिट नंबर, देखो जब भी 2 डिजिट का नंबर होता है ना तो हमेशा एक यूनिट डिजिट को एक्स मतलब किसी यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट लेके चलना होता है, अगर डिजिट के बीच रिलेशन गिवन है तो। ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, ताकि उस डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 14 है। एंड इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर 45 ऐड करते हो तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि एक बार यहाँ पे जो नंबर है वो फाइंड करना है और इंटरचेंज नंबर भी फाइंड करना है, दैट मीन्स रिवर्स नंबर भी फाइंड करना है। अब ये इंटरचेंज नंबर होता क्या है, पहले तो ये समझो। जैसे कोई नंबर 45 है, अब इसका डिजिट इंटरचेंज कर दोगे, मतलब ये यूनिट पे था, ये टेंस प्लेस पे है जी, यू फॉर यूनिट, टी फॉर टेंस। ठीक है, अब इंटरचेंज कर दोगे तो जो 5 यूनिट पे था वो 5 टेंस पे आ जाएगा, और जो 4 टेंस पे था वो 4 यूनिट पे आ जाएगा, यानी 45 का कितना हो जाएगा, 54। दैट मीन्स डिजिट आपस में अदला बदला कर दिया अपन ने, जो यूनिट पे था वो टेंस पे चला गया, जो टेंस पे था वो यूनिट पे चला गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी करना है। तो ध्यान से देखो, अपन मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। ठीक है, एंड टेंस डिजिट बी वाई। तो हमने उसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो जो अपना ओरिजिनल नंबर है वो कितना होगा, ओरिजिनल नंबर कितना होगा, क्या मैं 10y प्लस एक्स लिख सकता हूँ? भाई क्यों लिख सकता हूँ ये भी देखो। जैसे कोई नंबर अपना 35 है तो ये टेंस प्लेस पे है, तो कैसे लिखोगे, 3 इंटू 10 प्लस 5। जैसे आपको दे दिया गया कि भाई अपने पास टेंस डिजिट जो है वो 3 है, जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो नंबर कैसे बनाओगे, टेंस वाले को 3 मतलब टेंस पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वाले को सिंपल 1 से करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी 1 वाले को सिंपल ऐड कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10 30 प्लस 5 कितना हो जाता है, 35, नंबर बन गया। तो वही चीज तो हमने यहाँ भी किया है, जो टेंस डिजिट पे जो y माना उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट को सिंपल ऐड कर लिया जी। अब कह रहा नंबर रिवर्स हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो हम यहाँ पे रिवर्स नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। तो रिवर्स नंबर क्या होगा, जो यूनिट पे था वो टेंस पे चला जाएगा, यूनिट पे x है तो ये टेंस पे जाएगा, तो 10x प्लस वाई, ये रिवर्स नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने ओरिजिनल नंबर भी फाइंड कर लिया और हमने रिवर्स नंबर भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है ना प्रोडक्ट जो है वो 14 आ रहा है जी इसका। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनेगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि इफ 45 इज एडेड, अगर आप 45 ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो, टू द नंबर, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो, तब जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर में अगर आपने 45 ऐड किया है तो वो जो नंबर बनेगा वो इंटरचेंज होके बनेगा। जैसे कि मान लो 45 है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी है। तो जो दूसरा इक्वेशन आपका है वो ये कहना चाह रहा है कि देखो ये जो आपका 10x प्लस सॉरी 10y था ना ओरिजिनल नंबर, 10y प्लस एक्स है ना, अगर इसमें आप 45 ऐड करते हो, ठीक है, तब जो रिजल्ट बनेगा वो रिवर्स नंबर है, यानी जो आएगा वो 10x प्लस वाई के बराबर आएगा। यही कहना चाह रहा है हमसे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये 10y इधर से माइनस वाई ले आओ, प्लस एक्स माइनस 10x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9y माइनस 9x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। क्या 9 कॉमन ले लिया जाए, तो y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 9 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बताऊं, y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपका इक्वेशन बना है ये दूसरा इक्वेशन बना है। ठीक है, इसको दूसरा मान सकते हो। अब पहले वाले इक्वेशन से या तो x का वैल्यू पुट कर लो जी, या फिर y का वैल्यू पुट कर लो, है ना, मतलब किसी का एक का वैल्यू फाइंड कर लो और उसका वैल्यू पुट कर लो। तो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू पुट करना चाहूँ तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 14 बाई वाई। तो पुट कर लेते हैं जी, तो ये y की जगह y
माइनस एक्स की जगह क्या पुट करोगे 14/y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें अपन, तो इक्वेशन क्या बनेगा वाई स्क्वायर, यहाँ करोगे तो यहाँ करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं, प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 2 14, इससे हो जाएगा अपना काम प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन लो, y प्लस 7 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y प्लस 7 कॉमन आ गया, फिर इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार y प्लस 7 को आप 0 से इक्वेट कराएंगे और एक बार y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कराओगे तुम, है ना। तो क्या होगा बताओ, y इज इक्वल्स टू माइनस 7 आएगा और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 आएगा जी, है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें नंबर डिजिट बताना है, तो डिजिट ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नेगेटिव वाला तो अपन लेके चलना नहीं है। तो जब y 2 था तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ, x इंटू वाई इक्वल्स टू 14 था ना, तो x नहीं पता बट y पता है कितना है 2 है, इज इक्वल्स टू 14। तो क्या x की वैल्यू 7 आ गया। अब जो अपना नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था 10y प्लस एक्स, यही था ना। तो 10 इंटू 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट इक्वेशन फॉर्म करने का है, तो मैं हर क्वेश्चन में आपको डिफाइन कर रहा हूं कि देखो कैसे फॉर्म करते हैं। तो प्लीज हर बार पहले खुद से सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम 300 एप्पल्स को कुछ स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर 10 स्टूडेंट ज्यादा होता, ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस। ऑफ कोर्स स्टूडेंट बढ़ेगा तो शेयरिंग घटेगा ना, जैसे मान लो कोई एक बीच जाए, अब 2 लोग खा रहे हो तो हाफ आपका शेयर हो जाएगा, बट 2 दोस्त और आ गए तुम्हारे, तब तो 1/4 का शेयर हो गया ना भाई, कम हो गया कि नहीं बताओ। तो ऐसा यहाँ भी है कि पहले जो है कुछ स्टूडेंट होगा, जो भी होगा उसको इक्वल में बांट गया, मतलब बांट दिया गया। अब 10 स्टूडेंट्स ज्यादा ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो अब सबको एक एक एप्पल कम मिल रहा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो पूछा जा रहा है उसको एक्स मान लेंगे अपन। लेट लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। क्या हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स मान लें? ठीक है, क्योंकि वही पूछ रहा अपने अपने से। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे जी। पहले कह रहा था हमसे, देखो यहाँ पे एप्पल के बीच का रिलेशन गिवन है कि भाई पहले जितना एप्पल मिल रहा था अब एक एप्पल कम मिल रहा। तो पहले कितना एप्पल मिल रहा था ये बताओ, 300/x। भाई टोटल स्टूडेंट 300 था, सॉरी सॉरी, टोटल एप्पल 300 है, स्टूडेंट एक्स था। अरे भाई अगर मान लो 300 एप्पल्स हैं और 20 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 0 0 कैंसिल, 215, हर बच्चे को कितना मिलेगा 50। तो वैसे ही 300/x करेंगे तो एक बच्चे को कितना मिल रहा था फाइंड हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे दो मतलब दे दो आप यहाँ क्योंकि मुझे इक्वेट करना ही है। अब दूसरा हमसे कह रहा है कि 10 स्टूडेंट बढ़ गए भाई, ये जो स्टूडेंट 10 है वो ज्यादा आ गया, तो अब जो हर एक बच्चे को मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ, 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10। क्योंकि अब जो 300 एप्पल्स है वो एक्स प्लस 10 स्टूडेंट में मिलेगा। जैसे पहले 300 मान लो 20 में मिल रहा था, अब 10 बच्चे और आ गए तो 330 में मिलेगा जी, है ना। तो पहले हर बच्चे को 15 मिल रहा था, अब हर बच्चे को 10 मिलेगा, तो टोटल 5 एप्पल्स का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो ये तो मैंने रैंडमली कोई एग्जाम्पल लेके समझाया आपको, बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 10 बच्चे बढ़ जाते हैं तो हर बच्चे को एक एप्पल कम मिलता है। तो अब देखो किधर ऐड करना है किधर सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और वही चीज देखो, आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना तो पता है ना कि 1 का डिफरेंस दिया है, 1 एप्पल का डिफरेंस है जी, ये चीज तो पता है। तो पहले अपन देखो, वैसे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है किस मतलब किधर कम है किधर ज्यादा है, बट अगर आपको नहीं पता चल रहा कि भाई किधर अपने को प्लस करना है किधर अपने को माइनस करना है, तो फिर आप ऐसा ऐसे मतलब डिसाइड करो। भाई यहाँ 300 को एक्स में बांटा गया और यहाँ ज्यादा बढ़ गया, तो एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ता है तो शेयरिंग का वैल्यू कम होगा ना, यानी ये ओवरऑल वैल्यू कम होगा, छोटा होगा, यानी ये स्मॉल है। क्या मैं इसको स्मॉल लिख सकता हूँ? और ये वैल्यू रिलेटिवली उससे लार्ज है जी,
एक लार्ज है और एक स्मॉल है, क्या कभी इक्वल हो सकता है? भाई नहीं होगा। इक्वल कैसे करोगे? या तो लार्ज वाले में माइनस कर दो कुछ, या स्मॉल वाले में प्लस कर दो कुछ। दोनों में दो में से कोई एक ही काम करेंगे ना भाई। जैसे मान लो एक नंबर 10 है, एक नंबर 7 है। अब कैसे इक्वेट कर सकते हो? या तो इधर +3 कर लो तो इक्वेट हो जाएगा, या फिर इधर -3 कर दो भाई। तो भाई अगर माइनस करोगे तो 10 - 3 7, 7 के इक्वल हो गया। या प्लस कर दोगे 7 + 3 10, 10 के इक्वल हो गया। तो बात एक ही है। या फिर तुम उसको एक और तरीके से सोच सकते हो कि 10 - 7 कर लो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का ही डिफरेंस था। तो टोटल इस तीन तरीके से तुम कर सकते हो, मतलब है तीनों एक ही, बट सोच सकते हो तुम इस तरह से। ठीक है। तो सबसे बेसिक और इजीएस्ट मुझे यही लगता है कि आप ऐसे डिसाइड करो कि भाई यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है। अब डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो ओवरऑल ये छोटा है और ये लार्ज है। ये लार्ज है, ये स्मॉल है जी। स्मॉल में प्लस करेंगे तभी इक्वेट होगा ना, तभी तो इक्वल कर पाएंगे अपन। तो ठीक है, यहाँ पे एक एप्पल ऐड कर देते हैं भाई। ठीक है, यानी इसको ज्यादा एप्पल मिल रहा था, क्योंकि 10 बच्चे बढ़ गए तो अब हर बच्चे को एप्पल कम मिलेगा। बट अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये कम दैट मीन्स छोटा वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, तो छोटे वाले में ऐड कर दो ताकि वो भी लार्ज हो जाए, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना सीख लिया। तो चलो इसको अपन सॉल्व भी कर लेते हैं जी। ये समझ में आ गया ना कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, x+10 = 1। तो डायरेक्ट आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है कि भाई देखो पहले जितना मिल रहा था, अब 10 स्टूडेंट बढ़ जाने के बाद इतना मिल रहा है, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। तो ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, लार्जर में से स्मॉलर करेंगे तो 1 एप्पल आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्ट समझ गए हो तो आप ऐसे लिख लो। डायरेक्ट नहीं समझे, अगर आपको जैसे नहीं पता चल रहा, जैसे जिसको डर लगता है कि हाँ मुझे नहीं पता चल रहा कि हम क्या करें, तो वो बच्चे इस मेथड को फॉलो करेंगे कि एक तरफ ये लिखो, एक तरफ ये लिखो। अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो स्मॉल है उसमें +1 कर दो। अगर मैं यहाँ +1 ना करके अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ तो भी तो बात बराबर ही हो। तब भी तो एक ही बात है ना भाई, ये इधर आके प्लस ही हो जाना। या फिर तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। तो कुछ भी किया जा सकता है जो आपको सही लग रहा हो। ठीक है ना। तो या तो छोटे में ऐड करो या बड़े में माइनस करो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखो, बात एक ही है जी। ठीक है, चलिए जब एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इंटू x+10। ठीक है, तो यहाँ 300 इंटू x+10 होगा, -300 इंटू x होगा, राइट, इज इक्वल्स टू 1। जब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं अपन, कितना हो जाएगा? 300x प्लस 3000 -300x डिवाइडेड बाई x² प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हो 300x और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो फिर x² प्लस 10x प्लस 3000, सॉरी सॉरी, इक्वल्स टू 3000, है ना। इक्वल्स टू 3000 होगा यहाँ पे। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, देखो जी ऐसे x² सबको एक तरफ ले आओ, प्लस 10x -3000 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको स्प्लिट करेंगे तो x² 65 जा 6 5 जा 30 होता है ना। तो अगर आप +60x रखते हो -50x रखते हो तो आपका फैक्टराइज हो जाएगा। देखो साइन भी क्रॉस चेक कर सकते, देखो +60 -50 +10x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला वैल्यू बड़ा है। और साइन चेक करो तो यहाँ +x², यहाँ माइनस, तो -3000x² होगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस है, यहाँ भी 3000x² हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज मैच करना चाहिए भाई। तो x इंटू x+60 हो गया, -50 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x+60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो x+60 दोनों ही जगह कॉमन आ गया। अब x -50 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x+60 को अपन 0 से इक्वेट कराएंगे और एक बार x -50 को 0 से इक्वेट कराते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -60 होगा और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा जी। ये चीज क्लियर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स x इज इक्वल्स टू 50। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट पिकनिक पे गए, मतलब पिकनिक के लिए प्लान किया कि मुझे उससे पिकनिक पे जाना है उन लोग को। ठीक है, लेकिन जो टोटल बजट है ना वो 2000 है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे बच्चे में, लेकिन जो प्लानिंग किया जितने बच्चे ने
उसमें से 5 स्टूडेंट फेल हो गया भाई, वो कह रहा मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब अटेंड नहीं करा उसने। तो दस द कॉस्ट फॉर फूड एंड ईच फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाई 20। तो भाई हर लोगों का जो शेयर पहले था वो 20 रुपीज से बढ़ जाएगा। भाई 5 लोग नहीं गया तो वो अपना शेयर भी नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो हर पीपल यानी हर स्टूडेंट पहले जितना पे कर रहा था उसको 20 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, कितना स्टूडेंट जो है वो पिकनिक को अटेंड किया। एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, और कितना जो है फूड के लिए पे किया। ठीक है, चलो मैं इसका सिर्फ हिंट दे रहा हूँ जी, आप मुझे कमेंट में इसका सॉल्यूशन बताओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जी, बी एक्स मान लेते हैं, कितना है एक्स मान। ठीक है, तो पहले फिर वापस वही करना है। देखो पहले कितना पे कर रहा था 2000 बाई एक्स, और अभी कितना पे करना पड़ेगा 2000 बाई एक्स माइनस 5। ध्यान से देखना, और हमें इसी को करना है इक्वेट। हमें यहाँ पे इक्वेट, दैट मीन्स इसको इक्वेट करना है जी। तो ध्यान देना ये दोनों तो बराबर है आपस में, है ना। अब यहाँ पे ये x है और यहाँ x माइनस फाइव है, यानी ये छोटा हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू छोटा हुआ दैट मीन्स ओवरऑल ओवरऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये बड़ा है, दैट मीन्स लार्ज है विथ कंपैरिजन टू दिस। तो ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितने का गिवन है जी, 20 रुपीज का बढ़ जाता है। ये 20 का डिफरेंस गिवन है, तो या तो लार्ज में से तुम माइनस कर लो या फिर स्मॉल वाले में प्लस कर लो। तो एक ही कोई काम करना है, या तो लार्ज वाले में माइनस, ताकि ये बड़ा है तो छोटा हो जाएगा माइनस करने पे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर ये छोटा था तो प्लस कर लो ताकि ये भी बड़ा हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वैल्यू है वहां पे इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे +20 कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा था, अब ये आपस में इक्वेट हो गया। ठीक है, तो यही रहा आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था और हर एक को पे कितना करना पड़ रहा था। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह है, इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अगर हम किसी बुक का प्राइस जो है 5 रुपीज से कम कर देते हैं, अ पर्सन कैन बाई 4 मोर बुक्स फॉर 600, यानी कि 600 रुपीज में पहले जितना बुक खरीदा जा रहा था, अगर हम 5 रुपया कम कर देते हैं तो वो 4 बुक्स ज्यादा खरीद पाएगा। ठीक है, ओके। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। ओरिजिनल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी एक्स। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी एक्स मान लें। ठीक है, अब देखो जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है वो बच्चे एकदम ध्यान से देखो अपन कैसे कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल प्राइस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपने को बुक का जो रिलेशन है ना, नंबर ऑफ बुक का रिलेशन के बेसिस पे ही इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहले अगर ओरिजिनल बुक का प्राइस एक्स है तो कितना बुक खरीदा जा रहा था चाहिए बताओ। क्या मैं लिख सकता हूँ 600/x। अरे मान लो कि 600 का बुक खरीदना है और एक बुक का प्राइस 20 रुपीज है, 0 0 काट लो 30, यानी 30 बुक्स खरीद पाएगा वो, है ना। तो 600/x नंबर ऑफ बुक्स आ गया। अब कह रहा है कि अगर प्राइस जो है ना वो 5 रुपीज से कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है जी, यानी अब वो खरीदेगा 600 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो एक बात बताओ, अगर प्राइस कम हो गया दैट मीन्स तुम देखोगे तो न्यूमरेटर तो दोनों जगह सेम है, बट यहाँ पे ये वैल्यू छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स था, ये एक्स माइनस 5 है, तो एक्स से ये छोटा है। अगर ये छोटा तो ये बड़ा होगा इस, और ये छोटा हो जाएगा जी। तो ये लार्ज है और ये स्मॉल है, वापस से वही काम करना है। जो लार्ज है उसमें माइनस करो, जो स्मॉल है उसमें प्लस करो, बट दोनों में से एक ही काम करना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा खुश हो गए, अरे सर तो बताया था कि लार्ज वाले में माइनस करना है स्मॉल वाले में प्लस करना है, दोनों ही कर दिया आपने। तो वो चीज नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा ही खुशी हो जाते हैं और खुश होकर कुछ और ही कर लेते हैं। तो भाई ध्यान रखना वहां पे कि कोई एक ही काम करना है, या तो लार्ज वाले में माइनस कर लो या स्मॉल वाले में प्लस कर लेना है। ठीक है ना, ओके। तो 4 किताब वो ज्यादा खरीद पाता भाई, तो कौन सा लार्ज था, ये लार्ज था, और ये स्मॉल था, तो इसमें प्लस कर लूं। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पे +4 करते हैं, ताकि ये स्मॉल था कुछ ऐड कर दिया और दोनों आपस में क्या हो गया जी, दोनों आपस में इक्वेट हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो
तो 4 को यहीं मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 माइनस 600 बाई x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 5 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो x माइनस 5 कैंसिल, दैट मीन 600 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे 600x तो x माइनस 5। ध्यान रखना बच्चे कई बार यहाँ भी कंफ्यूजन करते हैं कि भाई यहाँ पे माइनस साइन गिवन है ना, तो वो माइनस दैट मीन्स अगर आपको यहाँ से दो टर्म्स दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा टर्म से मल्टीप्लाई करना हो, बट अगर यहाँ पीछे माइनस साइन हो तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन चेंज होता है। अगर प्लस होता फिर कोई दिक्कत नहीं था, बट अगर माइनस साइन है तो प्रॉपर तरीके से, जैसे दो टर्म्स है तो ब्रैकेट के अंदर ही रखो फिर सॉल्व करें, या डायरेक्ट ही सॉल्व करते हो तो भाई साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट मतलब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे गलती होता है इस वाले टाइप में। तो 400 इज इक्वल्स टू 600x माइनस 600x प्लस 6 5 30 दैट मीन्स 3000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा। ठीक है, ओके। फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। फर्दर ये कैंसिल होगा, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20 दैट मीन 750 होगा, है ना। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल्स टू 750, सबको एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अब मुझे कितना लाना है जी, 5x लाना है, तो 25 इंटू 30 आ जाएगा ना, बताओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं x कॉमन ले लूँ, तो x माइनस 30 प्लस 25 कॉमन ले लें, तो 25x होगा ना भाई यहाँ पे, तो x माइनस 30 यहाँ भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो x माइनस 30 कॉमन आ गया अपना, फिर यहाँ x प्लस 25 हो गया, दोनों को जीरो से इक्वेट करा दीजिए आप। तो x इज इक्वल्स टू 30 यहाँ पे और x इज इक्वल्स टू माइनस 25 यहाँ पे होगा, है ना। तो अपन ने क्या माना था, लेट द ओरिजिनल प्राइस, तो क्या कभी प्राइस नेगेटिव हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये वैल्यू अपन नहीं लेके चलेंगे, ये वैल्यू लेके चलेंगे, समझ में आया। और लिखना भी पड़ेगा भाई, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राइस कांट बी नेगेटिव। ये रीजन हर क्वेश्चन में आपको देना पड़ेगा, मैंने हर जगह बता दिया, बस लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बोला हर जगह है कि क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई अपन इस वैल्यू को चूज नहीं करेंगे, ये वैल्यू को चूज करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75, कि हम 75 में आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज कॉस्ट प्राइस। देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि 75 में सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस अपने को पता है, और कह रहा है गेन उसको कितना हो रहा है, एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स जितना कॉस्ट प्राइस है ना उतना ही गेन भी हो रहा है उसको, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो ये ध्यान से, तो अपन मानते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। मैं डायरेक्ट लिख लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। बट स्टेटमेंट के साथ लिखना लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को पता है, अगर सीपी प्लस प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट ऐड कर दो, क्या मिलेगा अपने को, सेलिंग प्राइस मिलेगा। हम्म, तो सीपी कितना है बताना, सीपी है एक्स प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा, एक्स परसेंट ऑफ एक्स। भाई जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, गेन्स एज मच एज कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 30 होता तो प्रॉफिट भी 30% ही था। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये अगर मान लो 20 है तो 20% ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% ऑफ वॉट 20, क्योंकि प्रॉफिट जो है या प्रॉफिट या लॉस जो भी है ये सीपी पे ही तो एप्लीकेबल होता है ना। तो एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना होगा 25 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जी, बन जाएगा। तो समझ में आया कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो x प्लस एक्स बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 75,
कितना हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल्स टू 75 होगा। क्या सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बताओ, या एलसीएम ले लो भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो ये होगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ पे 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7500। सबको एक तरफ लेके आओ और अरेंज भी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। तो 15 5 जा यानी 150 होगा है ना, प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हो x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 150 यहाँ पे होगा और माइनस 50 कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x प्लस 150 अपना कॉमन आ गया, फिर x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x का जो वैल्यू है इक्वेट करने पे माइनस 150 आएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 50 आएगा जी, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू अपन नहीं ले सकते भाई, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यानी वापस से जो प्राइस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई अपना ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने बना लिए दैट मीन्स रियली यू आर गुड, यू आर अ जीनियस, मतलब बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन चल रहा है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज मैंने बता दिया है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, और जितने सारे भी लेक्चर्स हम कराने वाले हैं वो सारा ही देखना है, अगर आपने कर लिया तो भी और अगर आपको दिक्कत हो रहा है फिर भी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।